एनिमी की स्टार्टिंग में हमें निक के बारे में दिखाया जाता है। निक एक सीधा साधा गरीब सा लड़का था, सिर्फ 2 महीने का बच्चा था जब उसको एडवेंचरस गिल्ड के लीडर ने गोद ले लिया था। वो गिल्ड के लोगों के बीच ही बड़ा हुआ, उनकी ट्रेनिंग देखी, उनकी फाइट देखी और धीरे धीरे वो भी उनकी तरह एक एडवेंचरर बन गया। अब निक 16 साल का हो चुका था, थोड़ा मस्त मोड़ा, थोड़ा केयर फ्री और सबसे खास बात कि सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ उसकी एंगेजमेंट भी फिक्स हो चुकी थी। लाइफ बिल्कुल सेट लग रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ उल्टा हो गया। निक का अडॉप्टिव फादर उसको बैठाकर सीरियस टोन में कहता है, मस्ती का टाइम खत्म बेटा, मैंने तुम्हें छोटे से बच्चा होने पर अपनाया था, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें खुद पे डिपेंड रहना होगा। निक थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर बाप आगे कहता है, इसलिए आज से तुम सिर्फ घर से ही नहीं गिल्ड से भी एक्सपेल हो। ये सुनते ही निक लिटरली जमसा जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल सुना पड़ जाता है। बारिश हो रही होती है और निक अकेला एक कोने में बैठ जाता है, पूरा भीगता हुआ, बिल्कुल होपलेस। उसके दिमाग में सिर्फ अपने फादर की बातें घूम रही होती है, जिसे मैंने हमेशा अपना हीरो माना, मेरा सब कुछ, उसने एक ही पल में सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन निक थोड़ी देर बाद खुद को कंट्रोल करता है। वो सोचता है, मैं रोकर कुछ भी नहीं बदल सकता, बहस करना बेकार है, मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं अकेला भी कुछ बन सकता हूँ। उसके बाद निक डिसाइड करता है कि सबसे पहले अपनी लवर से मिलता हूँ, सब कुछ सच बता देता हूँ। वो उसके घर जाता है, पूरी कहानी शांति से समझाता है और एक हल्का सा स्माइल देकर बोलता है, जो भी हो तुम मेरे साथ हो, बस यही मेरे लिए काफी है। निक सोच रहा था कि कम से कम उसकी लवर ही उसका साथ देगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे ही निक ने उसे सब सच बताया, वो लड़की एक ही पल में उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई, बिल्कुल बिना कुछ कहे, बिना मुड़कर देखे। निक के लिए ये एक और झटका था। लग रहा था जैसे बदकिस्मती उसका पीछा ही ना छोड़ रही हो। जिस पर पूरी जिंदगी भरोसा किया, उसने भी आज साथ छोड़ दिया। वो सोचता है शायद वो कभी मेरे लायक थी ही नहीं, पर ये सोचकर भी उसके दिल का दर्द कम नहीं होता। इतने बड़े शौक के बाद निक बिल्कुल टूट सा चुका था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे शुरू करे। इसी बीच वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। वो निक को इतना उदास देखकर वहीं रुक जाती है और पूछती है, अरे तुम ठीक तो हो? निक जवाब नहीं देता। लड़की फिर भी स्माइल करते हुए बोलती है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आज शाम को मेरा कंसर्ट है, अगर तुम आ जाओ तो शायद तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाए। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चले जाती है और अपना नाम तक नहीं बताती। पहले निक सोचता है, मैं क्यों जाऊँ, क्या फायदा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को समझाता है, चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, शायद थोड़ा हल्का फील हो जाए। शाम को निक कंसर्ट देखने जाता है। म्यूजिक सुनते ही उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का पड़ने लगता है। शो के एंड पर वो हल्का सा रिलीफ महसूस करता है। उसके बाद निक डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ दोबारा शुरू करेगा और सबसे पहला स्टेप अपनी खुद की एडवेंचर टीम बनाना। वो एडवेंचरर गिल्ड जाता है, फॉर्म देखता है, लोगों से बात करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कोई भी उसकी टीम ज्वाइन करना नहीं चाहता था। सब उससे बच रहे थे, किसी को उस पर ट्रस्ट नहीं था। निक को लगने लगा था कि शायद उसके लिए नए से शुरू करना इम्पॉसिबल है। उदास होकर वो एक टोरेंट जाता है, थोड़ी ड्रिंक करता है, बस अपना दर्द भूलने की कोशिश। तभी उसको बारटेंडर की आवाज सुनाई देती है। तीनों गेस्ट को जगह नहीं मिल रही, सब अकेले अकेले आए हैं, तो इनको उस अकेले लड़के के टेबल पर बैठा दो। वो अकेला लड़का अब यूजुअली निकी ही था। थोड़ी देर बाद 3 लोग उसके टेबल पर आ जाते हैं। पहली एक स्कोरेस, दूसरा एक प्रीस्ट और तीसरा शॉकेंगली, एक ड्रैगन जो ह्यूमन फॉर्म में था। हमें पता चलता है कि निक अकेला ही टूट फूट गया इंसान नहीं था, बल्कि टेबल पर बैठे बाकी 3 लोग भी उसी की तरह दिल से बिखर चुके थे। निक चुपचाप सोच में डूबा बैठा था। वो इतना थक चुका था कि उसे उन लोगों का होना भी फील नहीं हो रहा था। अपनी हर गलती, अपने हर फेलियर को बार बार याद करके वो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था। सबसे ज्यादा दर्द तो इस बात का था कि वो एक छोटी सी टीम तक नहीं बना पाया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब लाइफ में क्या करे। थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा हार चुका, निक ने अपने कप को उठाया और एक ही बार में पूरा पी गया। और जैसे ही उसने पीकर कप रखा, वही पर सभी लोग एक साथ बोल पड़े कि अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। एक ही वक्त, एक ही लाइन, सभी के मुंह से ये कोइंसिडेंस देखकर वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। पता चला कि सभी का जख्म एक ही तरह का था। सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी धोखे से टूट चुके थे। थोड़ी देर की चुपचाप साइलेंस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे तो थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। सबको ये आइडिया पसंद आया और सबसे पहले अपनी स्टोरी बताने वाली थी टियाना, जो एक पावरफुल स्कोरर थी। टियाना बताती है कि वो मैजिक एकेडमी की टॉप स्टूडेंट थी। हर साल उसे अपने साथ पढ़ने वाले सब स्टूडेंट्स में फर्स्ट रैंक लेना ही होता था। ये उसकी जिम्मेदारी थी। टीचर्स उस पर बहुत प्राउड थे।
और टियाना खुद भी 2 वजह से खुश रहती थी। वो कहती है कि उसकी खुशी की 2 वजह थी। पहली, वो अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक सक्सेस हासिल कर रही थी और दूसरी, वो उस लड़के से एंगेज थी जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसका नाम था एलेक्स। टियाना उसे इतना प्यार करती थी जितना शायद खुद से भी नहीं करती थी, जिसे रोज वो उसी रेस्टोरेंट में उससे मिलने गई जहां दोनों अक्सर टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। एलेक्स किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ था। टियाना ने दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जाके उसके पास ही बैठ गई, बिल्कुल यूजुअल तरीके से। उसने प्यार से पूछा, सब ठीक है? तुम लेट क्यों आए? आज मुझे स्कूल से पिक करने भी नहीं आए। लेकिन एलेक्स अचानक गुस्से में आ गया और बोला, मुझे क्यों आना चाहिए था? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें टीचर के सामने फिर से प्राइज मिलते हुए देखूं? बस करो टियाना, सबको पता है तुम ही बेस्ट हो, तुम जैसी कोई नहीं। टियाना को उसका ये बिहेवियर समझ ही नहीं आया। वो नॉर्मल बनकर अपने दिन के बारे में बताने लगी, पर एलेक्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एकदम कोल्ड रिएक्शन। तभी उसके बगल में बैठी हुई लड़की ने बदतमीजी और एटीट्यूड वाली टोन में बोला, मेरा नाम लियोन है, मैं एक बहुत रिच फैमिली से हूँ और मैं तुमसे बड़ी भी हूँ। इतना ही नहीं, उसने टियाना को पुअर गर्ल कहकर उसका इंसल्ट भी कर दिया। टियाना कुछ समझ पाए उसके पहले ही एलेक्स बीच में बोल पड़ा, मैंने सुना है टियाना, तुम स्कूल में लियोन को बुली करती हो। टियाना एलेक्स की बात सुनकर बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एलेक्स ने उसकी एक भी बात सुनने से पहले ही उसे फिर से बीच में रोक दिया। वो गुस्से में बोला, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। टियाना, सब कहते हैं कि तुम टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, और मैं तो उनके लिए एक बेकार निकम्मा इंसान हूँ। टियाना ये बातें सुनकर और भी टूटने लगती है, पर एलेक्स वहीं नहीं रुकता। वो आखिरी बार कहता है, हम दोनों एक लेवल पर नहीं हैं और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ और लियोन से शादी करूंगा। तुम अपनी जिंदगी दूर कहीं और जाकर जियो। बस ये शब्द टियाना के दिल पर बिजली की तरह लगे। वो इतनी ज्यादा शौक में आ गई कि एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाल पाई। वो चुपचाप उठकर वहाँ से निकल गई, बिल्कुल बिना कुछ बोले। दर्द से टूटी टियाना मैजिक लाइब्रेरी पहुंचती है। वहाँ एक कॉर्नर में बैठकर वो सिर्फ यही सोच रही होती है, क्या गलती थी उसकी, क्यों हुआ उसके साथ ऐसा। दर्द इतना गहरा था कि टियाना ने डिसाइड किया कि वो पूरा शहर ही छोड़ देगी उस धोखेबाज को भूलने के लिए, क्योंकि वो अकेली रहती थी। दूसरे शहर में जाके उसे खुद ही काम करना था, खुद ही पैसे कमाने थे। उसने एक छोटा सा घर रेंट पर ले लिया। अब बस एक जॉब ढूंढनी थी, लेकिन जब वो नौकरी ढूंढने निकली हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लोग कहते थे कि वो एक रेप्यूटेड फैमिली की लड़की है, ये लड़की मेहनत क्या समझेगी, फिजिकल वर्क इसके बस की बात नहीं है। टियाना इस दर्द और थकान के साथ एक शहर से दूसरे शहर भटक भटक के लेब्रिंथ सिटी तक पहुंच गई, लेकिन वहाँ भी उसको कोई काम नहीं मिला। आखिरकार उसने सोचा कि अपने पास बचे हुए आखिरी पैसों से एक छोटा सा गैम्बलिंग बिजनेस शुरू कर लेती हूँ, शायद कुछ इनकम हो जाए। पर किस्मत ने जहाँ भी उसका साथ नहीं दिया, वो बिजनेस भी फेल हो गया और जो थोड़ा बहुत था वो भी सब खो दिया। अब टियाना बिल्कुल टूट चुकी थी। रेंट देने के पैसे नहीं, खाने का नहीं पता, पानी तक के लिए भी परेशान, जिंदगी बिल्कुल अंधेरा लग रही थी। और इसी गिरती हुई हालत में वो उस रेस्टोरेंट तक आ पहुंची, वहीं जहां निक बैठा हुआ था। और आगे की कहानी तो सब जानते ही थे। यहीं पर टियाना की कहानी खत्म होती है। सब लोग उसके लिए सच में बुरा महसूस करने लगते हैं। अब बारी थी जेम की। वो प्रिस्टिस के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो धीरे से बोलना शुरू करता है। जेम कहता है कि वो कभी मेडिकल हब सिटी में रहता था और वो वहाँ का एक मशहूर प्रीस्ट था। लोगों को हर्ब से हील करता और कभी कभी मैजिक का भी इस्तेमाल करता। सिटी में हो या अपनी कम्युनिटी में उसका स्टेटस बहुत ही हाई था। हर कोई उसकी इज्जत करता था, उसकी तारीफ करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो छोटे बच्चों को भी सिखाता था कि कैसे हर्ब से लोगों का इलाज किया जाता है, कैसे रेसिपीज बनाई जाती है, ताकि वो भी एक दिन उसकी तरह हीलर बन सके। एक समय की बात है, जेम एक छोटी सी लड़की को पढ़ाता था। वो उसके लिए बहुत केयर करता था, जैसे अपनी बेटी हो। लड़की जो भी मांगती जेम उसे दे देता, लेकिन जेम ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी लड़की उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। एक दिन वो लड़की जेम के घर आई और अपने दिल की बात बता दी। उसने कहा कि वो जेम से शादी करना चाहती है। जेम हैरान रह गया और उसने कहा कि वो अभी छोटी है, एक बच्ची है जिसे अभी बड़ा होना है, सीखना है और एक दिन उस इंसान को ढूंढना है जो उसके लिए सही हो। जेम ने उसे जाने को कहा क्योंकि देर हो रही थी और वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए चिंता करें।
लड़की जेम की बातों से बहुत गुस्सा हो गई और वहाँ से चली गई। जेम सोचता था कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन जेम ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की सबसे सरल तरीके से बदला लेगी। अगली सुबह जेम उठा और सुना कि गांव के लोग उसके घर के बाहर चिल्ला रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। जब उसने दरवाजा खोला तो वो लड़की वहाँ खड़ी थी, कपड़े फटे हुए, और सबको बता रही थी कि जेम ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। क्या भयानक झूठ था। ये झूठ उसके दिमाग की तरह ही ट्विस्टेड था। जेम अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाया और गांव वालों ने उसे 3 महीने के लिए जेल भेज दिया। जब जेम को जेल से छोड़ा गया तो उसे कहा गया कि अब उसे शहर छोड़ देना चाहिए। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि सब लोग उससे इतना नफरत करते थे जितना सोचना भी मुश्किल था। उस दिन के बाद जेम ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी और सब कुछ छोड़ देगा जो उसने कभी प्यार किया। वो पूरा शहर छोड़कर एक दोस्त के पास आ गया जो एक पड़ोसी शहर में रहता था। कुछ दिन रुकने के बाद वो सोच रहा था कि कहीं और सेटल होने का कोई रास्ता मिलेगा। उस दोस्त ने उसे लेबनान शहर के बारे में बताया जहां वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता था। लेकिन वहां पहुंचकर जेम को पता ही नहीं था कि वो शुरुआत कैसे करे। वो एक पुराना प्रीस्ट बन चुका था जिसका नाम और इज्जत अफवाहों के चलते हुए खत्म हो गई थी, और उस प्रीस्ट की जिंदगी भी इतनी बर्बाद हो गई थी। जेम ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा कि बस यही सब था और बाकी की बातें वो लोग पहले ही जानते थे कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। निक ने सोचा कि दूसरों के दुख सुनकर अपने प्रॉब्लम थोड़े हल्के लगने लगते हैं। अब वो लोग तीसरी लड़की कैरन की कहानी सुनने वाले थे, लेकिन उससे पहले सब लोग ज्यादा पी लेने के कारण बेहोश हो गए। इस तरह वो दिन इस हालत में खत्म हो गया। अगली सुबह निक उठा और देखा कि वो वही 3 लोग उसके साथ ही एक ही कमरे में सो रहे हैं जो कल रात उसके टेबल पर थे। हैरान होकर निक उनसे बोला कि उठ जाओ, चलो यहाँ से, और पूछा कि आखिर ये लोग उसके कमरे में कैसे आए। लेकिन टियाना ने तेज जवाब दिया कि निक को ही निकालना चाहिए, क्योंकि वो लोग असल में टियाना के रूम में थे। फिर तीनों नीचे चले गए। उस वक्त निक के दिमाग में एक आइडिया आया। वो एडवेंचर गिल्ड जाएगा और अपनी टीम बनाएगा। अब उसके पास 3 पावरफुल साथी थे और अपनी ताकत के साथ ये 4 लोग मिलकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम बना सकते थे। हर किसी का रोल परफेक्ट था, एक हीलर, एक मैच, एक वॉरियर और एक हर्बलिस्ट। अगर ये लोग टीम बनाते तो ये सच में एक फॉर्मेडेबल ग्रुप होता। निक ने उन्हें बताया कि ये चारों हर तरह से ब्रोकन है और हर किसी ने एक वक्त पर डिसाइड किया था कि वो दोबारा कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर ये लोग नए जीवन के लिए सरवाइव करना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। निक ने कहा कि उन्हें एक साथ खड़ा होना होगा और मिलकर अपनी टीम को बनाकर फील्ड में डोमिनेट करना होगा। सभी लोग बहुत एक्साइटमेंट से मान जाते हैं और कहते हैं कि वो निक का ही साथ देंगे और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो सब मिलकर गिल्ड में आ जाते हैं ताकि अपनी टीम को ऑफिशियली बनाने की रिक्वेस्ट दे सके। गिल्ड मास्टर निक को देखकर कहती है कि मुझे याद है तुम पहले लॉर्ड ऑफ वार नाम की टीम में थे। जिस पर निक कहता है हाँ, मैं उसी टीम में था, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था और अब मैं अपनी खुद की टीम बना रहा हूँ। गिल्ड मास्टर कहती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम बता दो कि तुम अपनी टीम का नाम क्या रखना चाहते हो। निक उन्हें बताता है कि हमारी टीम का नाम सर्वाइवर्स होगा, क्योंकि हम सबने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें झेली है पर फिर भी कभी हार नहीं मानी। ये सुनने के बाद सभी मेंबर्स को ये नाम बहुत पसंद आता है और वो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल परफेक्ट नाम चूज किया है, क्योंकि ये हमारी कहानी को सही तरह डिस्क्राइब करता है। उसके बाद सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं और निक कहता है कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें खुद के कुछ रूल्स बनाने चाहिए और इन रूल्स का फैसला भी हम सब मिलकर ही करेंगे। तभी टियाना एक रूल सजेस्ट करती है कि सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि कोई भी किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा और हर कोई अपनी मर्जी से काम कर सकता है। फिर जेम कहता है कि जो भी पैसे हम कमाएंगे उन्हें सभी मेंबर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर कैरन कहती है कि तीसरा रूल ये होना चाहिए कि जब भी हम कोई मिशन लेंगे कोई भी अपनी जान को बिना सोचे समझे खतरे में नहीं डालेगा, ताकि हम सब एक साथ ही सेफली वापस आ सकें। ये सुनने के बाद सभी एग्री कर लेते हैं कि ये 3 रूल बिल्कुल सही है और सबके लिए फेयर भी। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि टीम के ट्रेजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरन संभालेगा। तभी सभी सोचने लगते हैं कि अगर हम कभी यहाँ नहीं हुए तो हो सकता है कि कोई ट्रेजरी से पैसा चुरा ले। लेकिन निक उन्हें याद दिलाता है कि हम सब ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें देख चुके हैं और इसी वजह से हमें किसी पर ट्रस्ट करना मुश्किल लगता है। फिर निक कहता है कि टीम बनाने से पहले हम सब ने यही डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए हम में से कोई भी किसी का ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करेगा।
ये सुनने के बाद सब कहते हैं कि निक सही कह रहा है और वो सब उसकी बात मान जाते हैं। सभी लोग इस बात पर एग्री कर लेते हैं कि आज से कोई भी कभी एक दूसरे पर शक नहीं करेगा। उसके बाद उनका वो दिन यहीं खत्म हो जाता है। अगले दिन वो सब गिल्ड में अपना रैंक बढ़ाने के लिए क्विट्स कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। उनके मिशन में उन्हें हॉस्टिल ह्यूमन से लेकर मॉन्स्टर्स तक सबसे फेस करना होता है। इन्हीं मॉन्स्टर में एक अजीब सा क्रीचर होता है जिसका नाम स्लिमी होता है, जो किसी भी चीज को टच करते ही ऑब्जर्व कर सकता है। लीडर उन्हें वार्निंग देता है कि अगर स्लिमी को जल्दी नहीं मारा तो वो इंसान को भी पूरा का पूरा निगल सकता है। तभी अचानक टियाना उस स्लिमी के अंदर फंस जाती है और नीचे गिर पड़ती है। ये देखकर वो गुस्से से भर जाती है और बिना सोचे समझे उस क्रीचर की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है। टियाना का अटैक स्लिमी पर तो लगा ही नहीं, बल्कि वो सीधा कैरन को लगने वाला था, पर कैरन ने वक्त पर रिएक्ट करके उसको बचा लिया। तभी एकदम से कैरन की हेल्प से बिजली की चमक निकलती है जो उस स्ट्राइक को ब्लॉक कर देती है। कैरन गुस्से से टियाना से कहता है कि तुम शांत हो जाओ और अपना फोकस वापस लाओ। टियाना तुरंत सॉरी बोल देती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो बताती है कि उसने गलती से एक न्यू स्पेल क्रीचर पर कास्ट कर दिया था, लेकिन कैरन को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं होता और वो अंदर से थोड़ा हर्ट फील भी करता है और थोड़ा जेलस भी हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद टीम के अंदर उन दोनों के बीच की टेंशन क्लियरली दिखने लगती है। फिर बिना किसी वार्निंग के उनके सामने एक और भी बड़ा स्लिमी आ जाता है। निक कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला होता है, पर टियाना फिर से बिना कुछ सोचे समझे अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है। एक ही पावरफुल स्ट्राइक में वो उस बड़े स्लिमी को भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके बाद सब लोग अपने कपड़ों से स्लिमी के हिस्सों और मिट्टी को साफ करने लगते हैं। तभी नेक उसे डांट देता है और कहता है कि तुमने बहुत ही रेकलेस काम किया है। नेक कहता है कि मॉन्स्टर को मारना जरूरी था, लेकिन अपनी जान को खतरे में डालना बिल्कुल ही वर्थ नहीं था। वो सभी एक जगह पर बैठकर अपनी एबिलिटीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। टियाना कहती है कि उसे लाइट की बात माननी है, पर सबसे पहले उन्हें एक दूसरे की एबिलिटीज को अच्छे से समझना होगा। ये सुनते ही सब एग्री कर लेते हैं कि अगर उन्हें टीम बनानी है तो उन्हें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को शेयर करना होगा ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट दे सके। फिर निक बात को लीड करते हुए कहता है कि उसका वेपन पूरा ऑफेंसिव टाइप का है और वो एक स्किल्ड फाइटर है। वो सबसे कहता है कि तुम सभी के पास या तो मैजिक है या हीलिंग एबिलिटीज, इसलिए हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स सब कुछ ओपनली बताना होगा ताकि हम सब एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें। उसके बाद जेम बोलता है कि मुझे तुम सब पर ट्रस्ट है। वो बताता है कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस स्ट्रॉन्ग फिजिकल अटैक्स है। हालांकि वो अपने रिकवरी मैजिक से खुद को हील कर सकता है, लेकिन स्वर्ड्स और फिजिकल वाव के सामने वो बिल्कुल पावरलेस हो जाता है। तभी टियाना आगे बढ़कर कैरन के पास जाती है और पिछले दिन की अपनी गलती पर फिर से माफी मांगती है। वो सबके सामने बताती है कि उसकी स्पेशलिटी विंड और वाटर मैजिक है। कभी कभी वो लाइटनिंग और अर्थ स्पेल का भी यूज करती है, पर आइस मैजिक में वो अभी सिर्फ एक बिगिनर है। साथ ही वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि फायर और अर्थ एलिमेंट उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि ये स्पेल्स उसको काफी बैडली इफेक्ट करते हैं। ये सुनकर ग्रुप एक पल के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर कैरन शांति से कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ और टियाना को वार्म फील कराने के लिए अपने हाथ पर एक छोटी सी फ्लेम जला देती है। इसके बाद कैरन सबसे एक सच्चाई शेयर करती है। वो बताती है कि वो असल में एक ड्रैगन है और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका पावरफुल फायर है। कैरन ये बात क्लियरली बताती है कि उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है, वाटर। इसके बाद टीम के सब मेंबर्स पूरी तरह से एक दूसरे के साथ ओपन हो जाते हैं। अब कोई भी अपनी एबिलिटीज या वीकनेस छुपा नहीं रहा होता। उसके थोड़ी देर बाद वो सब अपने नेक्स्ट मिशन पर निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें जंगल के अंदर गोब्लिन ट्राइब्स का सामना करना होता है। गोब्लिन्स अकेले हो तो काफी वीक होते हैं, पर जब वो ग्रुप में अटैक करते हैं तो उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कभी स्वाम में अटैक करते हैं, कभी अकेला जंप कर जाते हैं, लेकिन तब भी टीम मिलकर उन सभी गोब्लिन्स को मार देती है। हर मॉन्स्टर को मारने के बाद वो उसका हॉर्न निकाल लेते हैं, जिसे बाद में वो प्रूफ के तौर पर गिल्ड में देकर रिवॉर्ड मिलता है। तभी टियाना को फील होता है कि एक बहुत ही बड़ा गोब्लिन उनके आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। वो एक प्लान बनाती है कि वो अपने स्पेल से उसको डिस्ट्रैक्ट करेगी और बाकी टीम उसको सपोर्ट देगी। सभी उसके प्लान के हिसाब से मूव करना शुरू कर देते हैं। टियाना और कैरन जल्दी जल्दी आपस में सिग्नल्स और शॉर्ट कमेंट्स एक्सचेंज करते रहते हैं ताकि टाइमिंग परफेक्ट रहे। तभी अचानक से एक गोब्लिन जेंट सामने आ जाता है और उसके पीछे एक ग्रुप छोटे गोब्लिन्स का भी होता है। वो बिना वार्निंग के अटैक कर देता है। नॉइज और उनके नॉन स्टॉप अटैक से टीम एक सेकंड के लिए हिल जरूर जाती है, पर वो लड़ना नहीं छोड़ते।
से। कैरन तुरंत अपनी फ्लेमिंग स्वर्ड एक्टिवेट करती है और सीधा उस जेंट की तरफ चार्ज कर देती है। कैरन एक अटैक राइट साइड से करती है, फिर एक लेफ्ट साइड से, और इतनी जबरदस्त फोर्स से स्ट्राइक करती है कि वो जेंट जोर से गिर पड़ता है। इस तरह उनका मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिशन खत्म होते ही सभी गोब्लिन्स के हॉर्न कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कैरन अपनी पॉकेट में से कुछ निकालती है और उसे दुख भरी नजर से देखने लगती है। उसकी आंखों में क्लियरली सैडनेस दिखाई दे रही होती है। वहीं दूसरी तरफ निक एक स्लैन गोब्लिन का हॉर्न उठा रहा होता है और उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो गलती से सीधा कैरन के ऊपर गिर पड़ता है। गिरने की वजह से कैरन के हाथ में जो पेंडेंट था वो नीचे गिरकर टूट जाता है। निक तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसका बिल्कुल इंटेंशन नहीं था गिरने का, पर कैरन बहुत गुस्से में आ जाती है। तब वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। वो कहती है कि एक दिन जब वो मार्केट प्लेस से गुजर रही थी तब उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस पर पड़ी। नेकलेस इतना सुंदर था कि उसका मन तुरंत उस पर अटक गया, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो नेकलेस बहुत महंगा था और कैरन के पास इतने पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो थोड़ा उदास होकर वहाँ से निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वो टर्न हुई, मर्चेंट ने उसे रोक लिया और उस पर इल्जाम लगाया कि तुमने नेकलेस को स्क्रैच कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। कैरन ये सब सुनकर शॉक हो गई और कसम खाकर बोली कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो मर्चेंट फिर भी जिद पकड़कर खड़ा रहा। वो बोलने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बड़ी मेहरबानी दिखाते हुए ये नेकलेस आधी कीमत पर दे देता हूँ। तभी उसी वक्त एक यंग लड़का वहाँ शॉप में एंटर करता है जिसका नाम क्रिस होता है। वो सीधा मर्चेंट से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक फ्रॉड हो। उसने बताया कि ये नेकलेस पहले से ही ब्रोकन था और मर्चेंट इसे बदल बदल कर कस्टमर्स को बेवकूफ बना रहा था। क्रिस ने क्लियरली कहा कि गलती लड़की की नहीं है और अगर तुमने एक अनडैमेज नेकलेस नहीं दिया तो मैं सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा, जिससे तुम्हारी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और कोई भी तुमसे कुछ खरीदेगा नहीं। ये सब सुनकर मर्चेंट डर गया और बिना बात बढ़ाए वो उन्हें एक नेकलेस दे देता है। उसके बाद कैरन वहाँ से क्रिस के साथ निकलती है और रास्ते में दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं। कैरन तो इतनी खुश थी कि उसका दिल क्यूरिस के लिए रिस्पेक्ट से भर गया। घर लौटने के बाद भी वो उसके बारे में ही सोचती रही और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शायद उसके दिल में क्रिस के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही है। कैरन के पास एक बहुत ही रेयर जेम था जिसका नाम था ड्रैगन हार्ट जेवल। ये उसके ट्राइब के लीडर ने दिया था और ये उसकी सबसे प्रिशियस चीज थी। अपने पूरे ट्रस्ट के साथ कैरन ने क्यूरिस को इसके बारे में सब कुछ बता दिया। एक दिन कैरन का सामना एक बहुत ही बड़े और डेंजरस बीटल से हुआ, लेकिन वो उसे आराम से हरा देती है। वो खुश थी क्योंकि अब वो क्यूरिस की टीम ज्वाइन करने वाली थी, जिसमें पहले से ही कुछ एडवेंचरर्स मिले हुए थे। फिर उन्होंने एक बड़ा क्वेस्ट एक्सेप्ट किया जिसमें उन्हें एक बहुत ही विशाल सांप से लड़ना था। कैरन को बोला गया कि टीम ज्वाइन करने के लिए उसे ये सरपेंट अकेले ही हराना पड़ेगा, तभी वो अपनी वर्थ प्रूव कर पाएगी। जब टीम के बाकी मेंबर्स ने देखा कि फाइट कितनी डेंजरस हो चुकी है तो वो सब भी तुरंत कैरन की मदद करने के लिए आ गए। वो सांप उनकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। लड़ाई के दौरान ऐसा लग रहा था कि वो सांप सिर्फ कैरन को ही टारगेट कर रहा था और जैसे ही कैरन को कुछ गलत फील हुआ, सांप ने उस पर अपना जहरीला वेनम छिड़क दिया। कैरन दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई और क्रिस को मदद के लिए पुकारने लगी, पर क्रिस ने उसको डांट कर कहा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, क्योंकि जब सांप को कॉर्नर कर दिया जाता है तो वो हमेशा अपना वेनम सबसे पास खड़े इंसान पर छिड़कते हैं ताकि वो भाग सके। फिर वो ये भी बताता है कि उसने जानबूझकर कैरन को बेट बनाया था ताकि सांप उस पर अटैक करे और थक कर मर जाए, जिससे उनकी टीम का नाम गिल्ड में और ऊपर आ जाए। क्या गंदा और धोखेबाज इंसान था। ऐसी क्रूरता के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कैरन फिर भी उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसकी जान बचा ले, लेकिन क्रिस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपनी टीम के साथ उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद कैरन होश में आई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बच गई। पॉइजन ने उसे नहीं मारा था, पर जब उसे पता चला कि क्यूरिस भागते वक्त ड्रैगन हार्ट जेवल भी चुरा कर ले गया है, कैरन चिल्लाते हुए कह रही थी कि वो जेवल उसकी सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी। ये उसके ट्राइब के लीडर का दिया हुआ गिफ्ट था और वो क्यूरिस को कभी माफ नहीं करेगी। जब कैरन अपने घर वापस पहुंची तो उसने देखा कि क्यूरिस वापस आकर उसके सारे वेपन्स और सामान भी चुरा कर भाग चुका था। ये सब देखकर कैरन और भी ज्यादा शॉक में घुल गई। उस दिन के बाद से कैरन बिल्कुल टूट चुकी थी। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया था, क्यूरिस को ढूंढना और अपना सब कुछ वापस लेना, खासकर अपना वो प्रीशियस जेवल। वो क्यूरिस को हर जगह ढूंढती रही पर वो उसे कभी नहीं मिला।
उस वक्त कैरन को जिंदा रहने के लिए पैसे की भी जरूरत थी, तो वो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक टवर्न में चली गई। वहीं पर उसकी उन लोगों से पहली बार मुलाकात हुई। कैरन ने कहा कि यही उसकी पूरी कहानी थी। निक उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और उसे गिल्ट फील होने लगा कि उसने उसका नेकलेस तोड़ दिया। निक तुरंत एक और वैसा ही नेकलेस ढूंढने लग गया ताकि वो उसका टूटा हुआ नेकलेस रिप्लेस कर सके। उसको बहुत पछतावा हो रहा था, भले ही वो एक एक्सीडेंट था। तभी अचानक निक की मुलाकात उसकी पुरानी फ्रेंड अगोट से हो गई। काफी टाइम के बाद दोनों मिले और साथ बैठकर निक ने उससे सब कुछ बताया कि कैसे उसने अपनी पुरानी टीम छोड़ दी और एक नई टीम ज्वाइन करी। वो ये भी बताता है कि कैसे गलती से कैरन का नेकलेस टूट गया और अब वो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। अगोट हंसकर निक से कहती है कि तुम पहले कैरन से पूछ तो लो कि वो वैसा नेकलेस चाह भी रही है या नहीं। हो सकता है वो कुछ बिल्कुल अलग ही चीज पसंद करे, वरना तुम बिना वजह मेहनत करके गलत चीज ले आओगे। उसने निक को समझाया कि कुछ भी करने से पहले कैरन से उसकी पसंद जरूर पूछ लेना। निक ने उसकी बात मान ली और कैरन को ढूंढते हुए मार्केट पहुंच गया। वहाँ कैरन ने उसे बोला कि इधर उधर भटकने के बजाय वो उसके साथ बैठकर थोड़ी देर खाना खा ले। कैरन उसे मजाक करते हुए हंसी मजाक में बात कर रही थी और निक सोच रहा था कि ये लड़की इतनी परेशानियों के बाद भी इतने प्यार से कैसे मुस्कुरा सकती है, जैसे उसको नेकलेस टूटने की बिल्कुल भी परवाह ना हो। उसका इतना हल्का फुल्का रिएक्शन देखकर निक भी हैरान था। दोनों साथ चल रहे थे तो निक ने हिचकिचाते हुए कहा कि उसको नेकलेस टूटने का बहुत बुरा लग रहा है और वो किसी तरह से उसका बदला चुकाना चाहता है। उसने पूछा कि क्या कैरन चाहती है कि वो उसके लिए एक नया नेकलेस लाए या फिर उसकी कोई और इच्छा हो। कैरन मुस्कुराकर कहती है कि उसे निक से कुछ नहीं चाहिए। यही सुनकर निक थोड़ा हैरान हुआ, पर दोनों बातें करते रहे, मजाक करते रहे और धीरे धीरे पूरा एटमॉस्फेयर हल्का हो गया, जैसे नेकलेस वाला इंसिडेंट कभी हुआ ही ना हो। रात को पूरी टीम टर्न में एक साथ बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड करती है और वहीं कैरन निक को बताती है कि पेंडेंट टूटने के बाद पहली बार उसको अपनी टीम के साथ एकदम सेफ और कंफर्टेबल फील हुआ। वो लड़की निक से कहती है कि यह पेंडेंट उसको अपने पुराने लवर की याद दिला रहा था, जिसने उसको धोखा दिया था और जिसकी वजह से उसका लोगों पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन अब इस पेंडेंट को देखकर उसको एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। निक हल्का सा हंसी देता है और सोचता है चलो आखिर वो बोल ही पड़ी। अगले दिन सब लोग एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं, जहां उन्हें नए मिशन के बारे में बताया जाता है। गिल्ड मास्टर उन्हें कहती है कि एक जगह स्केर्ड स्वर्ड होने की अफवाह है और तुम सबको वहां जाके स्वर्ड को किसी भी हालत में वापस लेना होगा। निक पूछता है अगर वहाँ स्वर्ड नहीं मिला तो? गिल्ड मास्टर कहती है अगर नहीं मिला तो तुम वापस आ जाओगे और 30,000 कॉइन रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगे। इतना बड़ा रिवॉर्ड सुनकर सब लोग तुरंत मिशन पर एग्री कर लेते हैं। फिर वो सब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और उस जगह पहुँचते हैं जहाँ स्वर्ड होने की बात कही गई थी। जैसे ही वो हेल के अंदर कदम रखते हैं, पूरे हेल में एक ब्राइट लाइट चमकने लगती है और एक हिडन कैमरा उन्हें साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। अचानक उनके सामने का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद हो जाता है, पर निक कॉन्फिडेंट होता है और कहता है ये सच में बंद नहीं है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वाल के सामने खड़ा होता है और तभी वाल धीरे से खुल जाती है और एक डोर का रास्ता सामने आ जाता है। हिडन कैमरा उन्हें साइलेंटली फॉलो कर रहा था। वो लोग एक बहुत बड़े चैम्बर के अंदर एंटर करते हैं और अचानक एक अजीब सी आवाज उनसे पूछती है तुम लोग कौन हो? टियाना अपनी डिटेक्शन मैजिक का यूज करके चेक करती है कि कहीं कोई ट्रैप या हिडन फिगर तो नहीं है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। यही देखकर टियाना थोड़ी अनईजी महसूस करती है। लाइट फिर से ऑन हो जाती है और वही आवाज फिर से सुनाई देती है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम सब यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मुश्किलें झेल कर आए हो और अब तुम्हें मुझे क्लेम करना होगा। तभी वो आवाज अपनी असली आइडेंटिटी बताती है। वो एक स्केर्ड स्वर्ड होती है। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक तलवार उनसे बात करेगी। स्केर्ड स्वर्ड उनसे कहती है कि उसके अंदर एक स्पिरिट रहती है, इसलिए वो सोच सकती है, बोल सकती है और उसको स्वर्ड्स ऑफ बॉन्ड भी कहा जाता है। वो ये भी बताती है कि जिसके पास भी ये तलवार होगी उसे लेजेंडरी पावर मिलेगी। लेकिन उन सबको तलवार की बातें कम और उसके रिवॉर्ड की चिंता ज्यादा होती है। तभी स्केर्ड स्वर्ड उन्हें रोककर कहती है कि एक बात है जो तुम लोग नहीं जानते। वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे इतने सालों से यहाँ बंद क्यों रखा गया है? फिर स्केर्ड स्वर्ड सच बताती है। गिल्ड के लोग ही झूठ बोलकर उसको यहाँ सील कर गए थे। उन्होंने बोला था कि ये कन्फाइनमेंट उसका नया मास्टर ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन असली वजह यह थी कि
कोई भी नहीं चाहता था कि कोई भी इस तलवार का दोबारा कभी यूज करे। निक ये सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन हमें तुम्हें रिवॉर्ड के लिए वापस लेकर जाना ही पड़ेगा। जैसे ही सब अपने वेपन्स उठाते हैं, एक अजीब सी एनर्जी उन्हें घेर लेती है। केड स्वॉर्ड उन्हें वार्न करती है कि गार्डियन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई तो शायद वो लोग यहीं मारे जाएंगे। और तभी शैडो में से एक गार्डियन बीस्ट बाहर आ जाता है और अपने मैसिव हाथ से जमीन पर इतनी जोर का वार करता है कि पूरा फ्लोर हिलने लगता है। फ्लोर तेजी से हिलने लगता है और सभी लोग हवा में उछल जाते हैं। तभी टियाना निक को आराम से कहती है कि शांत हो जाओ, धीरे करो, लेकिन कैरन सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ चार्ज कर देती है। पर वो क्रीचर भी कम डेंजरस नहीं होता। वो तुरंत एक आइस स्टॉर्म जैसे अटैक से कैरन को सीधा स्टोमच पर मार देता है, जिससे कैरन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। यही देखकर निक बिल्कुल गुस्से से भर जाता है और पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। लेकिन उसके सरप्राइज की बात यह होती है कि निक के कोई भी अटैक उस क्रीचर पर काम ही नहीं करते। मॉन्स्टर उल्टा उसके ऊपर लगातार पावरफुल अटैक करता रहता है, जिससे निक को समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे हराया जाए। तभी निक की स्वॉर्ड उससे बात करती है और कहती है कि तुम इसे बिना मेरी हेल्प के नहीं हरा सकते। ये क्रीचर सिर्फ मेरे जैसे स्केड ब्लेड से ही चोट खा सकता है। निक जैसे इस वर्ड को पकड़ता है, उसके पूरे शरीर में एक स्ट्रॉन्ग पावर फ्लो होने लगता है। इधर उसके साथी ट्राई करते हैं कि एस्केप का रास्ता खुल जाए, लेकिन गेट पूरी तरह से सील होता है। स्वॉर्ड फिर निक से कहती है कि अपने किसी एक दोस्त पर ध्यान लगाओ और यूनियन बोलो। कैरन को चूज करके करो क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। निक वैसा ही करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। निक स्वॉर्ड पर डाउट करता है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, पर स्वॉर्ड कहता है कि कोई अजीब सी चीज उनकी फ्यूजन को रोक रही है। तभी मॉन्स्टर एक और अटैक कर देता है। निक मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करता है और उस मॉन्स्टर का एक हिस्सा काट देता है, पर जैसे ही वो हिस्सा जमीन पर गिरता है, वो अलग से एक छोटा मॉन्स्टर बन जाता है। फिर बड़ा क्रीचर एक हैवी अटैक करता है, जिससे निक और बाकी सब लोग सीधा एक गहरी पिट में जा गिरते हैं। वहाँ सबके अंदर एक नया गुस्सा भर जाता है और वो फिर से लड़ने का डिसाइड करते हैं। टियाना अपने आइस मैजिक से मॉन्स्टर को पूरी तरह फ्रीज कर देती है और कैरन वापस पिट में कूदकर निक को बाहर निकालने जाती है, पर मॉन्स्टर आइस तोड़कर फिर से एक जबरदस्त अटैक लॉन्च कर देता है। तब टियाना मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है ताकि थोड़ा टाइम मिल सके, और जैम अपनी एनर्जी कैरन और निक दोनों को देकर उन्हें पावर अप करता है। निक की हालत ऑलरेडी बहुत खराब होती है, वो मुश्किल से खड़ा रहता है। वो स्वर से कहता है, ये बीस्ट बहुत पावरफुल है, हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। जब निक ने कैरन को अपनी तरफ आते देखा तो वो जोर से चिल्लाया कि वो यहाँ से भाग जाए, बाकी सबको लेकर तुरंत एस्केप कर ले। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी वजह से चोट खाए, लेकिन कैरन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो निक को कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे वो दोनों साथ आए थे वैसे ही साथ में ही वापस जाएंगे, चाहे दोनों बच जाए या फिर दोनों मर जाए। ये बात सुनकर निक का दिल सच में पिघल गया। थका हुआ होने के बावजूद वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके ब्रोकन पेंडेंट के लिए फिर से सॉरी बोलने लगा। तभी उसकी स्वर बीच में ही बोल पड़ती है, अब बस बातें मत करो, वो करो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, इस बार ये पक्का काम करेगा। निक ने स्वर की बात पर यकीन करने का फैसला कर लिया। इधर टियाना मॉन्स्टर के सामने अकेली खड़ी थी। उसे लग रहा था कि शायद यही उसकी जिंदगी का लास्ट मोमेंट है। वो क्रीचर जैम और टियाना दोनों को कुचलने के लिए रेडी हो चुका था, पर तभी एक हज अटैक आता है और मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में 100 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। निक, कैरन और वो लेजेंडरी स्वर्ड तीनों फाइनली एक साथ फ्यूज हो चुके थे। उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि एक ही अटैक में पूरे मॉन्स्टर को जमीन से ही मिटा दिया। लेकिन फाइट खत्म होते ही निक और कैरन दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों बिल्कुल थक चुके थे, उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, और ये नॉर्मल भी था क्योंकि जो उन्होंने किया था वो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि पूरी टीम वापस गिल्ड में आ गई है ताकि वो लेजेंडरी स्वॉर्ड को रिटर्न कर सके। गिल्ड मास्टर ने तलवार को ध्यान से देखा और कहा कि उसे कुछ मिसिंग लग रहा है। सब हंस पड़े और कहा कि ये तलवार कुछ दिनों से डाइट पर थी, लगभग 5 किलो कम हो गया था, तो क्या कर सकते थे, बस इसी तरह उन्हें ये तलवार मिली। गिल्ड मास्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि तलवार उतनी पावरफुल नहीं लग रही जितनी मैंने सोची थी, लेकिन वो मैं गिल्ड में रखूंगी और तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे दूंगी। फिर भी वो चुपके से सोच रही थी, ये कैसे हो सकता है, ये तलवार लेजेंडरी स्ट्रेंथ वाली नहीं थी क्या? लेकिन मेरे दोस्त निक ने असली तलवार इतनी आसानी से नहीं दी। जो सच में हुआ वो ये था कि असली तलवार के अंदर जो स्पिरिट थी वो ब्लेड छोड़कर उस लड़के के अंदर चले गई जो उनके पीछे खड़ा था। इस तरह गिल्ड को जो भी तलवार मिली वो सिर्फ फेक थी, बिना किसी असली एनर्जी के। नया लड़का बोलने लगा जैसे तलवार जिंदा हो, और निक का प्लान सबके सामने लाने ही वाला था, लेकिन निक ने तुरंत बीच में बोल दिया और गिल्ड मास्टर को बताया कि ये सिर्फ एक नया मेंबर है जो हमारी टीम में शामिल हुआ है और इसका नाम कुजाना है।
है। गिल्ड मास्टर थोड़ी सरप्राइज हुई क्योंकि उसका नाम तलवार के नाम से मैच हो रहा था, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा और मिशन कंप्लीट करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसके बाद वो सब गिल्ड से निकल गए और ऑफिशियली खजाना टीम का मेंबर बन गया। वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में दिखता था, लेकिन बैटल के वक्त वो तलवार की फॉर्म में वापस आ जाता था, जिससे निक उसे फ्रीली बिल्ड कर सकता था। उसके बाद वो सब अपने घर जाते हैं और अपनी टीम के रूल के हिसाब से रिवॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। कज़ूना को भी उसका हिस्सा मिल जाता है और अब जब वो इनकी टीम का एक मेंबर बन चुका था तो वो सब मिलकर उसे अपने ग्रुप के रूल समझाने लगते हैं। फिर वो सब खजाना को बोलते हैं कि चलो मिशन की सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खजाना मना कर देता है और कहता है कि वो टियाना के साथ उसकी पर्सनल जर्नी पर जाएगा। रास्ते में दोनों एक दूसरे की एबिलिटीज के बारे में जानने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए हंसते रहते हैं और धीरे धीरे दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं जैसे काफी पुराने दोस्त हो। दिन का एंड बिल्कुल शांति से होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निक उठता है थोड़ा अनॉयड क्योंकि उसने अपनी पुरानी फियांसे के बारे में बुरा सपना देखा होता है। थोड़ी देर बाद वो बाकी टीम से मिलता है और सब मिलकर अपने नेक्स्ट मिशन पर निकलने का डिसाइड करते हैं। इस बार उनका टारगेट एक मैसिव ओग्रा होता है। वो सब मिलकर प्लानिंग करने लगता है कि कैसे अटैक किया जाए, लेकिन तभी अचानक कैरन और खजाना दोनों प्लान स्टार्ट होने का वेट किए बिना सीधा उस ओग्रे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कैरन बीच में ही रुक जाती है पर खजाना बिल्कुल बिना रुके ओग्रे की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। ओग्रे ने जैसे ही उसको देखा वो तुरंत खजानों पर अटैक करने आ गया, लेकिन खजानों पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। वो एकदम शांत था, जैसे इस अटैक का उसके लिए कोई मतलब ही ना हो। फिर खजानो आसानी से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और तभी वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है जो उस ओग्रे को हर तरफ से घेर लेती है। उसके बाद खजानो एक ही पावरफुल स्ट्राइक से उस बड़े से क्रीचर को नीचे गिरा देता है और ओग्रे एक ही पल में बेहोश हो जाता है। यही देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि खजानो कितना अनबिलीवेबल फाइटर है। निक भी वहाँ आता है और कहता है कि खजानो तुम तो सच में कमाल हो, पर निक को खुद को महसूस होता है कि उसके अंदर एक अजीब सी कमजोरी आ रही है, जबकि उसने तो फाइट भी नहीं की थी। तभी खजाना उसे बताता है कि फाइट के दौरान उसने अपनी टीम के सभी मेंबर्स की थोड़ी थोड़ी एनर्जी ली थी, परमानेंट नहीं बस टेम्परेरी, जैसे कि सब लोग मिलकर उसके थ्रू फाइट कर रहे हो। यह सुनने के बाद सब लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि खजाना का मल्टीपल डुप्लीकेशन एबिलिटी वाकई में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। खजाना मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब कुछ नहीं है। फिर वो बताता है कि वो सबसे टेलीपैथी के थ्रू बात भी कर सकता है, बैटल के टाइम बिना मुंह खोले इंस्ट्रक्शन भेज सकता है। यही सुन के सब एकदम स्टन रह जाते हैं और सब एग्री करते हैं कि खजाना कोई आम इंसान नहीं है, वो तो हर सेंस में एक लेजेंड है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियोन होता है, जो एक अंधेरी सी जेल के अंदर बंद होता है। एक गार्ड उसको टॉर्चर करने के लिए अंदर आता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि लियोन वहाँ हंस रहा होता है, जैसे उसको किसी चीज का डर ही ना हो। तभी अचानक से उसके सामने इविल स्वर्ड्स में एक तलवार आ जाती है और उसके अंदर जो स्पिरिट थी वो लियोन से बात करने लगती है। वो स्पिरिट लियोन को बताती है कि वो उससे मर्ज होने आई है और उसको बैटल के लिए अपनी पावर देगी। ये वाकई में बहुत ही खतरनाक पल था, क्योंकि अब लियोन के पास भी खजाना जैसी पावर आ चुकी थी। उसी टाइम दूसरी तरफ खजाना की टीम रेस्टोरेंट में आराम से बैठी होती है। सब खुश थे, एटमॉस्फेयर भी हल्का लाइट सा था। खजाना वहाँ आसपास ही चुपचाप घूम रहा होता है, पर तभी बिना किसी वार्निंग के एक बड़ा सा एक्सट्रीमली फ्यूरियस टाइगर उनके सामने आ जाता है और सब लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई आम टाइगर नहीं, ये तो लियोन ही था, जो अब इविल स्वर्ड के साथ फ्यूज हो चुका था। उसके बाद सीन गैम्बलिंग हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर टीम बैठी होती है। वहाँ एक प्लेयर गुस्से में पैसा हार कर बाहर भाग के चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि लोग उल्टे हाथ भागकर अंदर आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि मॉन्स्टर आ रहा है। और फिर लियोन अपने ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में वहाँ एंटर करता है। गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर लियोन उनसे कहता है साइड हो जाओ, मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। लियोन वहाँ पर आता है और गार्ड को बताता है कि वो यहाँ सिर्फ निक के लिए आया है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ निक चाहिए और मैं इसको शांति से साथ ले जाऊंगा, क्योंकि निक ही वो इंसान था जिसके पास वर्ड ऑफ लाइट खजाना की पावर थी। लेकिन गार्ड्स उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि वो आगे नहीं जा सकता। ये सुनते ही लियोन गुस्से से उन पर चार्ज कर देता है और एक ही अटैक में सभी गार्ड्स को उठा के फेंक देता है।
तभी उसको उस इविल स्वर्ड की बातें याद आती है जो हमेशा उसके कान में कुछ न कुछ बोलती रहती थी। वो स्वर्ड उसको कहती थी, मुझे अपने साथ मर्ज कर लो, तुम्हें एक लेजेंड की तरह अनस्टॉपेबल पावर मिल जाएगी। और उस इविल स्वर्ड ने लियोन को ये भी बताया था कि तुम्हें उस इंसान को हराना होगा जो स्वर्ड ऑफ लाइट को यूज करता है, और वो कोई और नहीं निक ही था। उसके बाद लियोन गुस्से में टियाना के पास जाता है और उससे चीख कर पूछता है कि क्या तुम उस डॉग यानी निक की टीम का हिस्सा हो। वो टियाना को धमकाता है कि बताओ निक कहाँ है, वरना वो उसको यहीं मार देगा। टियाना डर के कांप जाती है और कहती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बस टाइम बिजी करने की कोशिश करती है ताकि निक को कुछ वक्त मिल जाए, क्योंकि टियाना समझ चुकी थी कि लियोन निक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इधर दूसरी तरफ निक खजाना के साथ खड़ा होता है और देख रहा होता है कि आसपास लोग घबरा कर भाग रहे हैं। निक को तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ जरूर कोई मॉन्स्टर आ चुका है, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए वो सबको बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। उधर लियोन टियाना को मार देने की धमकी दे रहा होता है। टियाना को निक के साथ बिताए हुए वो सारे अच्छे पल याद आ जाते हैं और वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो निक का लोकेशन लियोन को नहीं बताएगी। टियाना लियोन को कंफ्यूज करने के लिए उसके सामने हंसी जैसी मार देती है। वो कहती है कि मुझे भी निक से उतनी ही नफरत है जितनी तुम्हें, और अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो मैं तुम्हें सबसे पहले बता देती। फिर वो और भी बातें बोलती रहती है, कहती है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों का इंसानियत से भरोसा उठ चुका है। और अचानक उसी मोमेंट टियाना एक लाइटिंग डिवाइस उठाती है और पूरी ताकत से लियोन के सर पर मार देती है। लियोन दर्द से चीख पड़ता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। टियाना का ये मूव बहुत ही क्लेवर था। वो तुरंत भागकर निक को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन लियोन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो जल्दी ही होश में आ जाता है, एक बड़ी सी टेबल उठाता है और पूरी ताकत से टियाना पर फेंक के उसको जमीन पर गिरा देता है। टियाना जोर से दर्द में चीख पड़ती है। लियोन उसके पास आता है और कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी ही गलती है। बेचारी टियाना हल्की आवाज में मदद के लिए पुकारती है, पर वहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि लियोन उसके ऊपर खड़ा होता है और अपनी तलवार निकाल कर फाइनल अटैक करने जा रहा होता है। लास्ट सेकंड पर निक वहाँ पहुँच जाता है। वो आगे बढ़ता है बिल्कुल शांत कदमों से और कहता है कि तुम्हें पहले ही मुझे बुला लेना चाहिए था। फिर वो लियोन की तरफ देखकर बोलता है कि अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा दी एंड आ चुका है। निक की आवाज से एक अलग ही कॉन्फिडेंस निकल रहा होता है। तभी स्केर्ड स्वर्ड और ईवल स्वर्ड दोनों एक साथ बोलना शुरू कर देती है। उनके लफ्जों से ये बिल्कुल क्लियर होता है कि दोनों स्वर्ड के पिछले टाइम में कई बार टकराव हो चुके हैं। ईवल स्वर्ड स्केर्ड स्वर्ड से कहती है कि पीछे हट जा वरना खत्म हो जाएंगी, लेकिन स्केर्ड स्वर्ड जवाब देती है कि आज का दिन हमारी बर्बादी का नहीं बल्कि एक टेस्ट का होगा। यह सुनकर लियोन हंस देता है और निक से कहता है कि पीछे हट जा वरना तुम्हें भी यही मार दूंगा। पर निक किसी बात सुनता ही नहीं, वो बस डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता जाता है। तभी अचानक ईवल स्वर्ड पूरी तरह से लियोन के साथ फ्यूज हो जाती है और उसके शरीर से एक डरावनी लाल रोशनी निकलती है। पूरा जमीन जोर से हिलने लगता है जैसे उनके बीच एक बड़ा तूफान शुरू हो गया हो। तभी लियोन निक पर एक धमाकेदार अटैक करता है, इतनी ताकत से कि कोई भी उसको देखकर डर जाए, लेकिन निक उस अटैक को बहुत मुश्किल से डॉज कर लेता है। फिर वो टियाना और स्वर्ड ऑफ लाइट की ताकत को अपने साथ जोड़ देता है। तीनों की कंबाइंड पावर एक जबरदस्त एनर्जी के साथ लियोन की तरफ बढ़ती है और वो लोग पूरी शिद्दत के साथ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसका लियोन पर जरा सा भी असर नहीं होता। टियाना तुरंत अपने आइस स्पिरिट को बुलाकर उसे फ्रीज करने की कोशिश करती है, पर लियोन उन स्पिरिट को आसानी से तोड़ देता है और फिर गुस्से से भरकर बाहर की तरफ भागता है। वहाँ जाते ही वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने लगता है। उसके गुस्से की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, पर लियोन रुकने का नाम ही नहीं लेता। निक और टियाना उसे एक पल की भी छूट नहीं देना चाहते। वो दोबारा उसके आसपास आइस पैनल्स की एक बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। तभी ईवल स्वर्ड एक भयानक आवाज में पूछती है, अब क्या तुम सरेंडर करोगे? पर लियोन बिल्कुल चुप रहता है। उसकी आंखों में बस अंधा गुस्सा भरा होता है। इससे पहले कि लियोन हिले, निक तेज आइस पैनल को सीधा लियोन के जिस्म में घुसा देता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। ईवल स्वर्ड उसे और भड़काती है, इंसान झूठे होते हैं, उन्होंने तुम्हें जेल में छोड़ दिया था, तुम्हारे मरने का इंतजार करते रहे। मत भूलो उन्होंने तुमसे कितनी नफरत की थी, अपना सारा गुस्सा उन पर उतार दो। ये शब्द सुनकर लियोन की आंखें लाल गुस्से से भरने लगती है। वो एक दहाड़ मारता है जिससे पूरी आइस वॉल चकनाचूर हो जाती है। फिर वो एक पागल जानवर की तरह उनकी तरफ भागता है, लेकिन निक, टियाना और उनकी टीम हार मानने वाले बिल्कुल नहीं थे। टियाना ने तुरंत अपने आसपास जितनी भी मैजिकल प्लेइंग कार्ड थी
उन्हें कास्ट कर दिया। ये कार्ड ऐसे एसेंशियल थे कि ये मैजिक को भी कैंसिल कर सकती थी। जैसे ही ये कार्ड लियोन को टच की, फोर्स ऑफ इविल का पावर रुक गया और वो वहाँ फ्रीज हो गया। टियाना मुस्कुराई और निक से बोली कि ये प्लेइंग कार्ड ने सच में हमें बचा लिया और उसने कभी सोचा नहीं था कि ये इस दिन का सर्वाइवल की बनेगा। तभी प्रिजन के गार्ड्स आ गए और लियोन को फिर से कैप्चर करके उसके सेल में वापस ले गए। वो वहाँ चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में उदासी थी और पुरानी यादें उसके दिमाग में आ गई, जैसे कि कितने लोगों ने उसे धोखा दिया जो पहले उस पर ट्रस्ट करते थे। अचानक निक क्वार्टरली सेल में एंटर हुआ। उसने लियोन से कहा कि वो यहाँ मजाक करने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया है कि उसके दिल में अभी भी बहुत बड़ी काइंडनेस छुपी हुई है। निक ने बताया कि उसके साथ भी कितने बेट्रियल हुए, जैसे लियोन के साथ, पर उसने कभी गिव अप नहीं किया। उसने कहा कि वो भी गुड का पाथ चूज करता है, वही करता है जो उसके दिल को शांति दे। और लियोन से कहा कि वो भी वही करे, इस पाथ पर चले और बिलीव करे कि वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा। निक ने और बोला कि जब लियोन यहाँ से चले जाए तब वो एक नई जिंदगी शुरू करे और एक दिन वो उसके लिए प्रेयर करेगा कि वो अपने पास्ट के दर्द को छोड़ सके और शांति पाए। लियोन उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो निक से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब मैं सचमुच अच्छाई के रास्ते ही चला करूंगा। इस तरह वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन हम निक को शहर की गलियों में आराम से चलते हुए देखते हैं। तभी उसकी नजर खुजाना पर पड़ती है, जो अपना फेवरेट मैगजीन लेकर बैठा होता है। खुजाना हर नए इशू का बेसब्री से वेट करता था, लेकिन इस बार मैगजीन में जो आर्टिकल था वो थोड़ा अजीब था। उसमें रात को दिखने वाले एक डरावने बच्चे चोर के बारे में लिखा था, जिसे किडनैपर कहा जाता था। लोग कहते थे कि वो आदमी हवा में उड़ने जैसी स्पीड से जंप कर सकता है, जैसे कोई भूत हो। निक ये पढ़कर मुस्कुरा देता है और खुजाना से कहता है कि मैगजीन की हर बात पर यकीन मत किया करो। कई बार लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए झूठी खबरें भी लिख देते हैं, पर खुजाना इस बार सीरियसली कहता है कि यह मैगजीन मशहूर है और सिर्फ सच्ची कहानियां ही पब्लिश करता है। तभी जब दोनों किडनैपर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, उनके सामने एक जर्नलिस्ट आ जाती है। उसका नाम ओलिवा होता है। ओलिवा उन्हें बताती है कि वो भी इस आदमी के बारे में जानती है। निक मजाक से खुजाना से कहता है, देखा मैंने कहा था मैगजीन वाली स्टोरी शायद सच भी हो सकती है। ओलिवा निक को प्यार से ग्रीट करती है और अपना परिचय देती है कि वो एक जर्नलिस्ट भी है और एक एडवेंचरर भी। ओलिवा उनसे कहती है कि वो उनकी टीम रिसर्चर्स के बारे में पहले से ही सुन चुकी है और गिल्ड भर में उनकी अचीवमेंट की बहुत चर्चा हो रही है। फिर वो ये भी कहती है कि अब उसे जाना होगा, लेकिन अगर कभी उन्हें उसकी जरूरत पड़े तो वो उन्हें आसानी से मिल जाएगी। इतना कहकर वो हाथ हिलाकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को जब जैम घर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो अंधेरे रास्ते पर अकेली चल रही होती है। अचानक से वही भूत जैसा किडनैपर उस लड़की के सामने आ जाता है और एक पल में ही उसको उठाकर ले जाता है। उसी वक्त निक और खुजाना आसपास ही चल रहे होते हैं और आपस में नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं। तभी खुजाना अचानक रुक जाता है और कहता है कि उसे यहाँ आसपास एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है। वो बताता है कि ये एनर्जी तेजी से कम हो रही है। इसका मतलब कोई फाइट चल रही है और कोई अपना मैजिक पावर यूज कर रहा है। निक हैरान होकर कहता है, ये जरूर जैम होगा। वो चालाक आदमी, वो इतनी जल्दी सोर्स तक पहुँच भी सकता है। और वैसा ही होता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, तब जैम उस भूत जैसी शक्ल वाले किडनैपर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उस छोटी लड़की को बचा रहा होता है। निक बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और सीधा अपनी तलवार से उस स्पेक्टर पर अटैक कर देता है। घोस्ट निक का अटैक देखकर शॉक हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि तुम मुझे इनविजिबल होते हुए भी कैसे देख सकते हो। निक हल्की सी स्माइल करता है और कामली कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह घोस्ट बन सकता हूँ। और अगले ही पल में निक का बॉडी बदलने लगता है और वो घोस्ट मोड में आ जाता है। दूसरी तरफ खजाना अपनी स्किल एक्टिवेट करके अपनी कई डुप्लीकेट बना लेता है जो हर डायरेक्शन से घोस्ट पर अटैक करते हैं, लेकिन कोई भी अटैक उस पर असर नहीं करता। घोस्ट एक बड़ा पावरफुल अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो अचानक पीछे हट जाता है और उनका मजाक उड़ाता हुआ हंसता है। वो कहता है, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते, आज के लिए बस इतना ही, मुझे तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना कहकर वो अंधेरे में बहुत ही ज्यादा स्पीड से गायब हो जाता है। उसके बाद निक और खजाना उस छोटी लड़की को लेकर एक सेफ जगह ले जाते हैं ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके। वो उससे उसका नाम पूछता
पूछते हैं, उसके परिवार के बारे में पूछते हैं और क्या हुआ ये सब भी जानना चाहते हैं। लड़की उन्हें बताती है कि उसकी माँ हमेशा सच बोलती है और कभी झूठ नहीं बोलती। निक और कुजाना थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और पूछते हैं इसका क्या मतलब, हम समझे नहीं। तब लड़की बताती है कि उसकी माँ ने पहले भी उस किडनैपर को देखा था और उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी। वो हर रात उसको ढूंढने बाहर जाती थी क्योंकि वो सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देता है। लड़की बताती है कि उसकी माँ को पूरा यकीन था कि जो लोग गायब हो रहे हैं उन सबके पीछे वही किडनैपर है, पर किसी ने उनकी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। तभी जैम उस लड़की से कहता है कि वो उसकी बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद उस किडनैपर को अपनी आंखों से देखा है। वहीं लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ अपना नाम रीना बताती है। रीना कहती है कि उसकी माँ ने किडनैपर का सामना किया था लेकिन वो उससे हार गई और अब वो भारी चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर रीना जैम की तरफ देखती है और उससे ट्रेनिंग मांगती है। वो कहती है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि बुराई से लड़ सके, बिल्कुल उसी तरह जैसे जैम ने कभी किया था। लेकिन जैम उसकी बात पर तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि वो कभी किसी को ट्रेन नहीं करेगा और तुम जैसी छोटी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। जैम कहता है कि उसके पास्ट में जो हुआ था वो आज तक नहीं भूल पाया है, इसलिए वो चाहता है कि रीना उससे दूर रहे। निक ये सब चुपचाप देख रहा होता है। वो सोचता है कि जैम की बात सही है, उसके पास्ट का दर्द सच में आसान नहीं था। फिर निक रीना की तरफ मुड़कर कहता है कि अभी के लिए उनका सबसे बड़ा काम है उस किडनैपर को जल्दी से जल्दी पकड़ना। कुजाना एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है चिंता मत कर मेरे दोस्त, ये केस हम संभाल लेंगे। उसके बाद टीम एडवेंचर गिल्ड में जाती है जहाँ उन्हें उनका नेक्स्ट मिशन मिलता है। गिल्ड मास्टर उन्हें बताती है कि इस बार उनका टारगेट एक वांटेड क्रिमिनल है और अगर वो मिशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें मिलेंगे 3 लाख कॉइन। लेकिन वो वार्न भी करती है कि टारगेट को हल्के में मत लेना क्योंकि आज तक कोई भी उस इंसान को कैप्चर नहीं कर पाया है। गिल्ड के अंदर सभी लोग उनकी हिम्मत देखकर उन्हें चीयर करने लगते हैं। लेकिन हाल के एक कोने में एक गंजा आदमी अकेला बैठा होता है। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा होता है। वो उनकी तरफ देखकर मजाक उड़ाने वाली टोन में कहता है ये सब अभी बच्चे हैं, इनके बस की बात नहीं है इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ना। ये बात सुनते ही टियाना का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस आदमी से कहती है कि अपना काम करे और चुप रहे क्योंकि ये उनका मिशन है और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। टियाना ये भी कहती है कि अगर तुम उस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी फेल हो जाएंगे। वो आदमी हंसी उड़ाकर कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग वाकई उसे पकड़ कर ले आए तो मेरे सारे पैसा तुम्हारा, पूरे 50,000 कॉइन्स। उसकी बात सुनते ही गिल्ड के सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हमारी टीम साथ में निकल पड़ती है वांटेड क्रिमिनल की तलाश में। थोड़ी देर बाद वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं जहां चारों तरफ बीमार लोग पड़े होते हैं। हवा में एक भारी सी बदबू होती है। तभी एक आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि वो कहां जा रहे हैं। वो उन्हें वार्न करता है कि आगे मत बढ़ो क्योंकि उस जगह में जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने उस आदमी का शुक्रिया किया पर वार्निंग सुनने के बाद भी वो बिना रुके आगे बढ़ते गए। थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक कुछ गुंडे उनके सामने आ गए और उनका रास्ता रोक दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कैरन आगे बढ़कर एक ही पल में दोनों गुंडों को धराशायी कर देती है। निक तीसरे आदमी को पकड़कर जमीन पर दबा देता है और खजाना एक ही मुंह में पूरी फाइट खत्म कर देता है। वैसे सच में ये चारों हर सेंस में लेजेंड ही थे। लड़ाई के बाद निक एक गुंडे को पकड़कर उससे पूछताछ करता है जब तक कि उसने उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन ना बता दी। फिर वो सब एक अंधेरी सी कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं जब तक कि वो एक बड़ी सी जगह पर नहीं आ जाते। वहाँ हवा में अजीब सी बदबू और जहरीले धुएं होते हैं। लोग सांस लेने तक के लिए तरस रहे होते हैं। ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। आखिरकार उन्हें वो आदमी मिल ही जाता है जिसको पकड़ना उनका मिशन था। निक आगे बढ़कर शांति से कहता है सीधे हाथ आ जाओ वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वो आदमी हंसी उड़ाकर कहता है भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसको पता भी नहीं चलता और कुजाना पहले से ही उसके पीछे खड़ा होता है। वो उस क्रिमिनल को एक ही सेकंड में पकड़ लेता है। जब वो लोग उस आदमी को आसानी से पकड़कर वहाँ से निकल रहे थे, डॉक्टर ने पूछा कि तुम लोग मेरे पेशेंट को कहाँ ले जा रहे हो। वहाँ पड़ा हुआ आदमी तुरंत डॉक्टर से मदद मांगने लगता है और कहता है कि वो बहुत ही बीमार है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। पर निक शांत रहकर डॉक्टर को पूरी सिचुएशन समझा देता है। डॉक्टर कहता है कि ये आदमी उसकी देखरेख में है और इसको एक सीरियस बीमारी है जिसका पूरा ट्रीटमेंट यही होगा। जिस पर निक कहता है कि इस ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये आदमी वैसे भी जेल जाने वाला है और जेल में सिर्फ इसको
इसको तकलीफ ही मिलेगी और ये धीरे धीरे मर जाएगा। ये सुनकर उस आदमी की सारी उम्मीद टूट जाती है और वो धीमी सी आवाज में कहता है कि तुम लोग मुझे ले जाओ। तभी जैम डॉक्टर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या तुम वाकई उतने स्किलफुल हो जितना तुम अपने बारे में कहते हो? अगर तुमने इतनी जगह काम किया है तो क्या तुमने कभी इस किडनैपर के बारे में नहीं सुना? डॉक्टर एकदम से रुक जाता है और कहता है कि उसने कभी ऐसे किसी बंदे का नाम तक नहीं सुना। पर तभी पकड़ा गया आदमी बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है कि उसको कुछ पता है। वो बताता है कि उसका शक एक जर्नलिस्ट पर है क्योंकि उसने उसका अजीब सा बिहेवियर और कुछ अलग सी चीजें देखी थी जिससे वो दिन प्रतिदिन उस जर्नलिस्ट पर और ज्यादा शक करने लगा। निक ये सुनते ही एकदम से रुक जाता है और कहता है कि अगर वो अजीब से बिहेवियर वाली जर्नलिस्ट है तो वो सिर्फ अलीवा हो सकती है। इतना सुनते ही सब लोग उस आदमी को सीधा गिल्ड ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अपना रिवॉर्ड मिल जाता है। उन्होंने पूरे 3 लाख कॉइन कमा लिए थे और टियाना ने भी अपनी बेट जीत ली थी जिसके कारण गंजे आदमी को उसको 50,000 कॉइन देने पड़ते हैं। सब लोग इतने बड़े रिवॉर्ड को देखकर बहुत खुश होते हैं लेकिन निक का ध्यान पैसों पर बिल्कुल भी नहीं होता। निक के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, किडनैपर का राज। वो इधर उधर देख रहा होता है तभी उसकी नजर पास बैठी ओलिवा पर पड़ती है। निक अपने दोस्तों से कहता है कि शायद से ये वही इंसान हो सकती है जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। उसके दोस्त पूछते हैं क्या तुम पक्का श्योर हो? निक कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ पर मुझे खुद इस बात को कंफर्म करना होगा। फिर निक हल्का सा स्माइल करते हुए ओलिवा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अक्सर बच्चों को स्वीट देते हुए देखता हूँ। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यही ट्रिक किडनैपर भी बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए यूज करता है? निक उसकी आंखों में देखकर कहता है कि हर एक क्लू सीधा तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। ये सुनते ही ओलिवा एकदम से फ्रीज हो जाती है। उसके चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिखने लगती है पर तभी बिना किसी वार्निंग के वो जोर से जंप करती है और इतनी तेज स्पीड से वहाँ से गायब हो जाती है कि सब देखकर हैरान हो जाते हैं। निक भी वहाँ खड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है अब तो कंफर्म हो गया यही किडनैपर है। वो तभी अपने शॉक से बाहर ही आ रहा होता है तभी एक स्ट्रॉन्ग सी लेडी रूम के अंदर आती है। वो पूछती है क्या तुम लोग ही वो टीम हो जिसे सब सर्वाइवर्स कहते हैं? फिर वो बताती है कि उसकी बेटी रीना को बचाने के लिए वो इन सब की शुक्रगुजार है। उसके बाद वो कहती है कि तुम लोग किडनैपर का आसानी से सामना नहीं कर पाए क्योंकि वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास इनविजिबिलिटी की पावर है जिसकी वजह से वो किसी को भी छिप कर अटैक कर सकता है। वो बताती है कि वो पहले नाइट्स ऑफ द सन का हिस्सा थी लेकिन अपनी बेटी के किडनैपर को ढूंढने के लिए उस ग्रुप को छोड़ दिया था। तब से वो अकेली ही उस किडनैपर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी और जब उसका सामना हुआ तब वो बुरे तरीके से हार गई। निक उसकी बातें ध्यान से सुनता है और कहता है कि तुमने जितना बताया उसके लिए थैंक्स। वो रीना की माँ से कहता है कि हम तब तक ट्रेनिंग करेंगे जब तक कि उस किडनैपर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं। उसके बाद तीनों साथ बैठकर प्लान बनाने लगते हैं। निक कहता है कि हमें उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा लेकिन उसके इनविजिबिलिटी मैजिक को कैसे रोकना है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तभी रीना की माँ एक छोटा सा डिवाइस निकालती है जो एक पेन जैसा लग रहा होता है। वो कहती है कि इसे हाथ में पकड़ो और लेजेंशन बोलो और उस वर्ड पर फोकस करो। निक उसे ट्राई करता है और पेन की टिप से एक छोटी सी कैंडल जैसी फ्लेम निकलती है। निक थोड़ा मजाक में बोलता है बस इतना ही। रीना की माँ मुस्कुराकर कहती है कि जब ये डिवाइस मेरे हाथ में होता है तो उसकी आग पूरे रूम को भर देती है और फिर वो दोनों से कहती है कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें दिन रात ट्रेन करूंगी बिना किसी दया के जब तक तुम उस किडनैपर का सामना करने के लायक न बन जाओ। और फिर वैसा ही होता है। रीना की माँ उन दोनों को दिन रात बिना रुके हार्डकोर ट्रेनिंग देने लगती है। रीना की माँ की हार्ड ट्रेनिंग को टीम बिना थके बिना शिकायत के झेल रही होती है। हर दिन के साथ वो लोग और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा शार्प होते जा रहे थे। फिर एक दिन एक छोटी सी लड़की अकेली चल रही होती है तभी अचानक से किडनैपर वहाँ आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि खुजाना और टीम वहीं आसपास छिपकर बैठे हुए थे। जैसे वो मोमेंट आता है जैम आगे बढ़कर उस गोस्ट को चिढ़ाते हुए कहता है अब वक्त आ गया है निक से मिलने का। गोस्ट ये सुनते ही बिना कुछ बोले तुरंत फ्लाई करता है और 1 सेकंड में वहाँ से गायब हो जाता है। निक को तुरंत समझ आ जाता है कि ये ओलिवा नहीं है क्योंकि इस इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर ओलिवा से ज्यादा लंबा और वियर्ड था। खुजाना कहता है कि ये बंदा एक ही टाइम पर मल्टीपल स्पेल्स यूज कर रहा था और ये काम सिर्फ कोई हाई लेवल एक्सपर्ट ही कर सकता है जिसके पास मैसिव मैजिकल एनर्जी हो। ओलिवा जैसी नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। टीम के अंदर कंफ्यूजन फैल जाती है। निक भी उन सभी की तरह कंफ्यूज था, बिल्कुल श्योर नहीं था कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए
लिए निक डिसाइड करता है कि वो प्रिजन जाके लियोन से मिलेगा। शायद उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो सारी डाउट्स को क्लियर कर दे। प्रिजन में निक देखता है कि लियोन बिल्कुल ठीक कंडीशन में है और वो अपने मिशन के बारे में खुलकर बातें करते हैं। तब लियोन निक को कहता है कि तुम्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो सब कुछ बदल सकती है। लियोन निक को एक बहुत जरूरी बात बताता है। वो कहता है कि जो किडनैपर है ना, वो इल्यूजन और इनविजिबिलिटी मैजिक पर डिपेंड करता है और इस मैजिक को तोड़ने का एक ही तरीका होता है, कास्टर का असली नाम बोलना। जैसे ही उसका ट्रू नाम बोला जाता है, पूरी इल्यूजन टूट जाती है। लियोन बताता है कि ये एक पुरानी और प्रूवन टेक्निक है। यह सुन के निक को थोड़ा कंफर्ट मिलता है और उसे लगता है कि फिर ओलिवा उनका रियल टारगेट हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट डे निक और उसकी टीम वॉक कर रहे होते हैं, तभी अचानक से ओलिवा उन पर अटैक कर देती है। वो निक पर मैजिक से बार बार स्ट्राइक करने की कोशिश करती है और निक एक एक अटैक को ब्लॉक और डॉज कर देता है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ। ओजोना बीच में आकर फाइट को रुकवाता है। फिर ओलिवा जल्दी जल्दी सारी बात समझाती है। वो कहती है कि जो भी इल्जाम उस पर लगे हैं वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक दूसरे क्रिमिनल ने उसका नाम यूज करके अपने क्राइम उसके ऊपर डाल दिए थे। वो ये भी कन्विंस करती है कि वो पहले इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करेगा और अब वो उनके सामने खड़ी है ताकि अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके और असली गुनहगार को पकड़ने में उनकी हेल्प कर सके। निक कुछ सोचता है और फाइनली डिसाइड करता है कि ओलिवा उनके साथ आ सकती है, लेकिन एक कंडीशन पर कि अब हर हाल में हमें रियल क्रिमिनल को ढूंढकर पकड़ना ही होगा। अपना मिशन कंटिन्यू करते हुए वो लोग एक नियरबाई विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर 2 दिन पहले एक लड़की की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। किसी को भी इसकी मौत का रियल रीजन पता नहीं था। विलेजर्स बोल रहे थे कि ये काम उसी किडनैपर का है और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उस लड़की के फेस के सारे फ्रैक्चर्स बिल्कुल गायब हो गए थे। निक ध्यान से उस कैफिन को चेक करता है। हर जगह देखने के बाद उसको लड़की की बॉडी के नीचे एक चमगादड़ सा जेम मिलता है। टीम एक दूसरे को देखकर सोच रही होती है कि ये भला कैसा जेम है और इसका कनेक्शन क्या हो सकता है। फिर पता चलता है कि ये एक मैजिक स्टोन है जिसका नाम है जेम ऑफ इल्यूजन, जिसका यूज करके इंसान अपनी मर्जी के इल्यूजन्स देख सकता है। इस पावर की वजह से उस लड़की के फेशियल फीचर्स इरेज हो गए थे। टीम बताती है कि वो लोग ऐसे जेम्स पहले भी तोड़ चुके हैं और ये वाला जेम भी अब टूटने के बिल्कुल करीब होता है। अगर ये जेम अभी टूट गया तो लड़की का फेस वापस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसे किसने मारा ये बात अभी भी मिस्ट्री थी। जेम लड़की की बॉडी को और क्लोजली एग्जामिन करता है और वो सबको बताता है कि उसने रियल केस ऑफ डेथ पता कर लिया है। वो कहता है कि लड़की काफी टाइम से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ले रही थी जिनकी वजह से उसका बॉडी बदलने लगा था और उसकी बॉडी पर क्लियर टॉर्चर मार्क्स भी दिख रहे थे, यानी कोई अननोन इंसान ने उस लड़की को किडनैप किया, उसे बंद करके उसके साथ डेंजरस एक्सपेरिमेंट किए और इसी वजह से उसकी डेथ हुई थी। जेम सबको बताता है कि इस सिटी में सिर्फ एक ही इंसान है जो बच्चों को इस तरह किडनैप करके उनके साथ टॉर्चर करता है, वही किडनैपर। जेम आगे बोलता है कि अब मुझे एग्जैक्टली पता चल गया है कि वो कौन है। ये सुन के ग्रुप शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। जेम उन्हें सीधा उस किडनैपर की लोकेशन की तरफ पॉइंट कर देता है। निक बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसके पास जाके उसको फोर्स करके वहीं रोक देता है। निक उसको बार बार स्ट्राइक करता रहता है और चिल्लाता है कि तुम ही हो जो बच्चों को किडनैप करते हो, उन पर गंदे एक्सपेरिमेंट करते हो और उन्हें डेंजरस डिसीजेस से इन्फेक्ट कर देते हो। जैसे ही निक उसका असली नाम नगारवा बोलता है, वैसे ही उसके ऊपर लगा हुआ मैजिक ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लियोन ने कहा था। फिर वो आदमी डरते हुए आवाज में कन्विंस करता है कि उसे बिल्कुल शौक नहीं हुआ कि जेम उसको पहचान लेगा क्योंकि जेम खुद एक प्रीस्ट है। फिर वो सबके सामने सारी सच्चाई बता देता है। हाँ, वही था जिसने बच्चों को किडनैप किया था और उनके साथ वो सारे हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट किए। निक उसे गुस्से में पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी कि तुमने इतनी बेरहमी से इन छोटे बच्चों को टॉर्चर किया, उन्हें मार डाला। निक सिर्फ एक जवाब चाहता था ताकि उसके दिल को थोड़ा सुकून मिल सके। नगारवा उदास सा खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से निक पर झपटा। फिर एक जोर का ब्लास्ट हुआ और दोनों नीचे गिर पड़े। छत टूटकर बिखर गई थी और वो दोनों सीधा बिल्डिंग के लोअर फ्लोर में जा गिरे। नीचे आते ही प्रिस्ट चारों तरफ से गिर चुका था। जेम की टीम उसके सामने आकर कहती है कि जब तुम बोलना नहीं चाहते तो हम बोल देते हैं। हुआ ये था कि एक बार उसकी बेटी ने उस आदमी का डेड बॉडी देख लिया
था जिसके ऊपर प्रीस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो आदमी एक खतरनाक बीमारी से ग्रस्त था। बेटी को पता नहीं था। उसने उसका खून छू लिया और उस खून में वो इन्फेक्शन था जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। जैसे ही उसने खून छुआ वो बीमारी उस तक पहुंच गई। गांव वालों ने बिना कुछ जाने उसके बारे में गंदी गंदी बातें फैला दी। हर कोई उसको बुरा बोल रहा था। ऐसे लफ्ज जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सबको ये लगता था कि उसकी ही कोई गलती थी कि उसने अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पर असली सच कोई नहीं जानता था कि वो लड़की अपने बाप के पाप की वजह से श्रापित हो चुकी थी। एक ऐसा बाप जिसे सिर्फ अपने काम की पड़ी थी, बेटी की नहीं। ये सब सुनकर नगारवा जमीन पर गिर पड़ता है। पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। वो रोता हुआ कहता है कि उसकी बेटी मर गई और वो उसे बचा नहीं पाया। पर सबसे ज्यादा दर्द उस बात का था कि लोग उसकी बेटी के बारे में बुरी बातें करते रहे, उसका नाम खराब करते रहे, जबकि वो लड़की तो सबसे ज्यादा साफ दिल की थी। गुस्से और दर्द में अंधा होकर उसने सोचा कि दुनिया को भी वही तकलीफ महसूस होनी चाहिए जो उसने झेली है। इसलिए वो अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को उठाकर ले जाता, उन्हें उसी बीमारी से इन्फेक्ट करता और फिर उनके मरने का इंतजार करता रहता। वो कहता है कि उसे अपने किए पर गर्व नहीं है। वो मानता है कि बहुत बड़ी गलतियां हुई है और उसने अनेक बेगुनाह जिंदगियां बर्बाद कर दी। निक उससे कहता है कि मैं समझ भी नहीं सकता कि कोई आदमी इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। वो याद दिलाता है कि उन्हें एक और लड़की की लाश मिली थी जिसे उसने बिना दया के मार दिया था। उसकी सोच में कभी ये नहीं आया कि उस लड़की के पिता पर क्या बीती होगी जब वो अपनी बेटी को खून में भीगी हुई बेजान वापस ले गए। निक गुस्से में पूछता है, तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली गई? क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारे इस काम पर कभी गर्व करती? क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी से खुश हो? नगारवा धीरे से कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैं अपने सारे पाप की सजा पाने को तैयार हूँ। वो कहता है कि क्योंकि वो अब सब कुछ मान चुका है, वो उन्हें बताना चाहता है कि कौन था जो हमेशा उसका साथ दे रहा था, कौन था जिसने उसे शुरू से इस रास्ते पर चलाया। वो जेम की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं कितना बेवकूफ था, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन उसके अगले लफ्ज निकल ही रहे थे कि बूम, एक लाल रोशनी की बीम दीवार को चीरकर सीधा उसके दिल पर लगती है। वहीं पर उसका अंत हो जाता है। हर तरफ सब कुछ एकदम रुक सा जाता है। वहाँ एक मास्कमैन खड़ा था, वही इंसान जो इस सब का जिम्मेदार था। वो नगारवा से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया था, लेकिन अब जब तुम सच बोलने वाले हो तो तुम्हें मरना ही होगा। यह सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। जैम तुरंत नगारवा को हील करने दौड़ता है पर मास्कमैन उसको एक ही ब्लो में बेहोश कर देता है। वो कहता है कि अब हीलिंग से कोई फायदा नहीं, उसकी मैजिक काम ही नहीं करेगी। कैरन और टियाना गुस्से में आकर फुल पावर से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन मास्कमैन उन दोनों को एक एक करके दूर फेंक देता है जैसे उनकी स्ट्रेंथ उसके सामने कुछ भी ना हो। जेम फिर से उठता है और नगारवा के पास जाता है, पर नगारवा उसको कहता है कि पहले अपने दोस्तों को हील करो क्योंकि उसका वक्त तो अब खत्म हो चुका है। जेम पीछे मुड़कर देखता है तो उसके साथी पूरी तरह से इंजर्ड पड़े होते हैं। मास्कमैन आगे बढ़ता हुआ निक को खत्म करने ही वाला होता है, तभी अचानक से ओलिवा वहाँ आ जाती है। वो इतना जोरदार अटैक करती है कि पूरा रूम ही हिल जाता है। हाँ, वो आ चुकी थी, वही जो उसके सामने खड़ी हो सकती थी। मास्कमैन ने ओलिवा पर भी अपनी स्वर से अटैक किया, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा फास्ट थी। वो उसके अराउंड मूव करती रहती है और 1 2 3 अटैक्स लगाती है जिससे उसका गार्ड पूरा टूट जाता है। ओलिवा स्किलफुली फाइट कर रही होती है और तभी वो चौंक हो जाती है। मास्कमैन 1 सेकंड में ही अपने आप को हील कर लेता है, बिल्कुल बिना चोट के। ओलिवा को यकीन ही नहीं होता। तभी निक और टियाना अपनी पावर को कंबाइन करके एक बड़ा अटैक करते हैं। ओलिवा भी ज्वाइन करने आती है पर मास्कमैन उसको एक ग्रेविटी वोर्टेक्स के अंदर ट्रैप कर देता है। वो हिल भी नहीं पाती, फाइट तो दूर की बात थी। मास्कमैन इस मौके का फायदा उठाता है और निक पर सीधा अटैक करता है, लेकिन निक अनबिलीवेबल स्पीड से अटैक डॉज कर देता है। ओलिवा अपने मैजिक का यूज करके वोर्टेक्स से बाहर आ जाती है और हर एंगल से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो एक भी हिट लैंड नहीं कर पाती। निक हाई स्पीड से मूव करते हुए अचानक से उसके सामने आ जाता है और एक इतना पावरफुल ब्लो लगाता है कि मास्कमैन एक कदम पीछे लड़खड़ा जाता है। ये हिट उसको चोट पहुंचा देनी चाहिए थी, पर उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो फिर से खड़ा हो जाता है, खुद को हील करता है और कहता है कि उसने उन सबको अंडरएस्टिमेट कर दिया था। फिर उसका टोन डार्क हो जाता है। वो कहता है कि हम फिर मिलेंगे क्योंकि तुम सबको अब जिंदा नहीं
नहीं छोड़ सकता। अचानक मास्कमैन वहाँ से भाग जाता है। वो पीछे मुड़कर कई सारे बॉम्ब्स फेंकता है जो नेक्स्ट सेकंड ही पूरे एरिया में धमाके से फट जाती है। निक और उसकी टीम मुश्किल से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ब्लास्ट से बच जाते हैं। किसी को भी जरा सी चोट तक नहीं लगती। सब तुरंत भागते हुए इंजर्ड प्रिस्ट के पास पहुंचते हैं और जैम तुरंत हीलिंग मैजिक का यूज करके उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। उस आदमी के विटल ऑर्गन्स बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके थे और ये क्लियरली दिख रहा था कि अब उसका एंड आ गया है। तब नगारवा ने एक गहरी सांस ली और उसे कहा कि अब और कोशिश मत करो। उसने बोला कि उसका वक्त आ चुका है, अब वो फाइनली अपनी बेटी से मिल पाएगा और वो इस दुनिया को सुकून के साथ छोड़कर जा रहा है। उसने सबसे कहा कि तुम लोग जहाँ से चले जाओ और अपनी जान बचा लो, मेरी वजह से मत रो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी बेकसूर जानें ली है। उसकी ये आखिरी बातें सुनकर सभी लोग इमोशनल हो गए। वो सब वहाँ से निकल गए। दिल बहुत भारी था, चेहरे पर उदासी क्लियरली दिख रही थी। निक के साथियों ने उसे कहा कि इसे छोड़ दो, तुमने उसको बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे सब किया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये मैटर करता है कि हमने किडनैपर को रोक दिया और उसके डर को खत्म कर दिया। लेकिन ओलिवा ने कहा कि बात अभी खत्म नहीं हुई। उसने सबको याद दिलाया कि अभी भी वो डेमन बचा हुआ है जो पीछे से सब कंट्रोल कर रहा था। वो मास्कमैन आदमी बहुत ही डेंजरस है। एनिमी के एंड में हमें ये बात और भी क्लियरली दिखाई देती है। सबको समझ आ जाता है कि वो रुकने वाला नहीं है और अभी और भी ज्यादा तबाही मचाने वाला है। इसलिए सब ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसे रोकना ही होगा, वरना वो और भी मासूम लोगों की जान ले लेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।